हेलो स्टूडेंट्स, गर्ल्स एवीएम मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भूगोल विषय में 20वां अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें परिवहन के दो प्रकार जो है हमारे हो चुके थे। पहला जो प्रकार था वो सड़क परिवहन था। सड़क परिवहन और सड़क परिवहन के जो 5 प्रकार हैं वो हमने देख लिए थे। राष्ट्रीय, राज्य सड़क, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क और सीमावर्ती सड़कें। उसके बाद रेल परिवहन जो है वो भी हमने कल देख लिया। ठीक है, प्रमुख प्रकार की रेलें कौन कौन सी है, मोनो हो गई, मेट्रो वगैरह हो गई, गतिमान हो गई, जो भी हमारे रेल परिवहन से संबंधित था वो हमने देख लिया और उनका कितना कितना प्रतिशत योगदान था, महत्व क्या है, वो भी हमने पिछली क्लास में जान लिया। आज जो है परिवहन का एक नया माध्यम वायु परिवहन, वो हमें देखना है। वायु परिवहन के अंदर हमारे कई सारे जो है, जैसे एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए, या जो लड़ाकू विमान वगैरह है, या सैनिक जो जहाज है, वायुयान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेना के जवानों को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं, उन सबको सम्मिलित किया जाता है। वायु परिवहन जो है इसकी क्या विशेषता है, क्या इसकी भूमिका हो सकती है, परिचय किस प्रकार से हम उसको देखें। तो वायु परिवहन सबसे तीव्रतम है। ठीक है, रेल परिवहन से भी, सड़क परिवहन से भी और जल परिवहन से भी परिवहन के तीनों माध्यमों से सबसे तेज चलने वाला जो माध्यम है वो कौन सा है? वायु परिवहन। ठीक है, आधुनिक है। ठीक है ना, आधुनिकता है इसीलिए जमीन की किसी बिना मार्ग के कहीं से भी जो है ये उड़ जा सकते हैं, और महंगा साधन तो है ही सही। ठीक है, इसके बाद यातायात के अन्य साधनों में महंगा औद्योगिक वायुयान या वायु यातायात अपरिहार्य है, इसके प्रमुख कारण हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंबी दूरी को कम समय में तय करने के लिए आप कौन से परिवहन का चयन करें। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन आ सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है पहले बोर्ड में। तो उसमें अगर आपने ऑप्शन वायु परिवहन दे रखा है तो आपको वायु परिवहन का चयन करना है, वो उसका सबसे उपयुक्त और सही माध्यम है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रश्न है ना कि आपको कौन सा चयन करना है, सस्ते महंगे का, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न में सीधा ऐसा पूछा गया है, ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको लंबी दूरी तय करनी है, उसके लिए आप सबसे कम समय के अंदर पहुंचने के लिए कौन से परिवहन का चयन करेंगे। तो उस परिवहन के चयन के अंदर आपको क्या आंसर देना है? वायु परिवहन। ठीक है, महंगा सस्ता उसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ये हम सब है ना वीडियो के बाद बात करेंगे। लंबी दूरी को कम समय में तय करने में सहायक होता है। ऐसी कुछ जो प्रमुख कारण है कि क्यों हम इसको अपरिहार्य, महंगा है लेकिन फिर भी हम इसको अपरिहार्य मतलब इसको छोड़ क्यों नहीं सकते। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख कारण है उसमें को लंबी दूरी को कम समय में तय करता है, समय की बचत होती है ना। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो समय की बचत होती है। विशाल क्षेत्र, आधुनिक व व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरी को जल्दी पार करने में महत्वपूर्ण साधन है। विशाल क्षेत्र को, कोई सा भी बड़ा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से उसको, या फिर व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरी जो होती है, इस दूरी को कम समय के अंदर पार करने के लिए, ठीक है, हजारों किलोमीटर की अगर दूरी हो और इसे कम समय के अंदर पार करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन है। ठीक है, कई सारी ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब होती है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो उसके लिए भी जो है वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। दुर्गम दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने को आसान बनाता है। ऐसे स्थान जहाँ पे दुर्गम है ना, जाया नहीं जा सकता, सड़क परिवहन के माध्यम से भी या रेल परिवहन के माध्यम से भी, तो वहाँ पे जो है एयर के माध्यम से जाते हैं। जैसे भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है हिमालय वाला, तो वहाँ पे सड़क परिवहन भी जो है ज़्यादा विकसित हो नहीं पाया है, रेल परिवहन भी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमारे जो जवान हैं, जैसे सियाचिन वगैरह के अंदर जहाँ बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, 35 से 40 डिग्री माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जो है एरोप्लेन के माध्यम से वहाँ पे जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवा में कुछ देर के लिए वो ठहरता है और वहीं से उसके सीढ़ी या रस्सी के माध्यम से, जैसे आप देखते हो ना कमांडो वगैरह नीचे उतरते हैं, तो वैसे जो है जवान उनमें से उतर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम साधन है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती है, बाढ़ आ गया है ना, भूकंप की स्थिति होगी, तो वहाँ पे तत्काल राहत सामग्री पहुँचाने के लिए या वहाँ पे फंसे लोगों को निकालने के लिए भी जो है वायु परिवहन का उपयोग सर्वोत्तम है और युद्ध में ये उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, लोंगियावाला पोस्ट के ऊपर, जब राजस्थान के लोंगियावाला के अंदर जब हमला हुआ है ना, एक मूवी थी ना बॉर्डर वाली, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एयरफोर्स जो है वो उसके अंदर सहायक होती है। आगे चलते हैं, इसका विकास कैसे, कब, क्या क्या हुआ। 1911 में
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत होती है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, ठीक है। और नैनी नामक से उड़ता है, नैनी के अंदर ही अगर हम देखते हैं तो भारत का जो समय मानक रेखा है वो भी इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ध्यान होगा आपको। विश्व में सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था यहाँ से, ठीक है, डाक परिवहन के लिए सेवा का, यात्री वाहन के लिए नहीं था। इसके बाद इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना होती है 1933 में, और भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा थी ये, ध्वजवाहक विमान सेवा। अभी इसको देखेंगे हम, ध्वजवाहक क्या है, इसका लोगो क्या है ना, इसका शुभंकर क्या है, सब चीजें हम देखेंगे अभी। 1953 के अंदर वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दो हमारे यहाँ पर कंपनियां थी, उन दोनों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकार के अधीन वो आ गई, ठीक है, उनको एकीकरण भी कर लिया गया। राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। दो नवनिर्मित निगम कौन से बनाए राष्ट्रीयकरण के बाद? पहला जो निगम था वो तो था भारतीय विमान निगम, और दूसरा था एयर इंडिया, ठीक है। अभी इनको भी देखेंगे कौन सा क्या है क्या नहीं है। भारतीय विमान निगम जो है देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त सीमावर्ती देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। कौन? भारतीय विमान निगम। और वहीं एयर इंडिया जो है ये विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। विमानपत्तन निगम जो है हालांकि कराती है, विदेशों के लिए करा है, लेकिन उन्हीं के लिए कराता है जो भारत से सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए तो कौन करा रहा है? भारतीय विमान निगम। और भारत से जो दूरस्थ हैं, दूसरे महाद्वीपों में स्थित देश हैं, उनके लिए एयर इंडिया जो है वो सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके बाद 1981 के अंदर वायुदूत निगम की स्थापना होती है। देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई। दो हमने इससे पहले पढ़ी, एयर इंडिया वाली, तो वो क्या है, विदेशों के अंदर, ठीक है, और जो दूसरी वाली थी वो भारत के पड़ोसी देशों के अंदर। वहीं जो वायुदूत हमने किया ये भारत के देशों के अंदर ही, भारत के जो राज्य हैं इन्हीं के अंदर, भारत के अंदर स्थानों के अंदर ही जो है घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की जाती है, जिसके बाद में भारत विमान निगम में विलय हो गया। और बाद में इसे जो है भारत विमान निगम जो था, जो भारत सहित भारत के पड़ोसी देशों के अंदर सेवाएं उपलब्ध करा रहा था, उसके अंदर इसका विलय कर दिया गया। फिर 1995 में क्या होता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया जाता है, ठीक है। प्राधिकरण देश के 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 87 घरेलू उड़ानों और 25 नागरिक विमान टर्मिनलों सहित 127 हवाई अड्डों का प्रबंध कर रहा है। जितने भी भारत के अंदर हवाई अड्डों से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं, उन सब इकाइयों के ऊपर प्रबंध का, मैनेजमेंट का जो कार्य है किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। उसका गठन कब किया गया? 1995 के अंदर। 2007 के अंदर इंडियन एयरलाइन का विलय किया गया। इसमें 24 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां, दो विमान कंपनियां उससे पहले थी, कौन सी? एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम। वायुदूत का तो विलय पहले कर दिया भारतीय विमान निगम के अंदर, ठीक है, तो दो कंपनियां बचती है। इन दोनों कंपनियों का विलय हो गया और दोनों कंपनियां नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो रही है। कंपनी का जो ब्रांड नाम है वो एयर इंडिया ही रखा गया है। विलय कर दिया इसका, लेकिन विलय करने के बाद भी जो इसका नाम है वो क्या रखा गया है? एयर इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। अब हम देखते हैं एयर इंडिया, जिसमें हमने देखा था थोड़े समय पहले, ध्वज वाहन विमान सेवा। ध्वज वाहन विमान सेवा जो है, इसका प्रतीक चिन्ह जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है हमारा, सूर्य मंदिर का जो लोगो है उस लोगो को इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, सूरज जैसा दिख रहा है इसमें। तो प्रत्येक चिन्ह जो है इसका लोगो उड़ते हुए हंस के नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। उड़ते हुए हंस के जिस प्रकार की आकृति बनती है उसके पंखों से, उसके अंदर नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का जो है क्या दिया हुआ है? सूर्य चक्र जो कोणार्क के मंदिर में है उसका दिया हुआ है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और निगमित कार्यालय जो है मुंबई के अंदर है। शुभंकर जो इसका है वो महाराजा है, ठीक है, जिस जो विशेष पहचान होती है इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका शुभंकर क्या है? महाराजा है। चित्र में इसको देख सकते हैं। इसके बाद प्राधिकरण जो है, जिसमें अभी थोड़े समय पहले हमने देखा 27 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, 97 घरेलू हवाई अड्डे, 25 नागरिक विमान टर्मिनल और 127 हवाई अड्डों का प्रबंध कौन कर रहा था? एयर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। जो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जो बना उसके द्वारा
भारत द्वारा 57 देशों के साथ वैमानिक समझौते किए गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से 57 देशों के अंदर हमारी वायु सेवा से संबंधित जो सेवाएं हैं वो दी जा रही है वायु परिवहन के द्वारा। एकीकरण के बाद वायुदूत एवं पवन हंस लिमिटेड अंतर्देशीय वायु परिवहन हेतु स्थापित की गई। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो वायुदूत और एक पवन हंस। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सुविधा है, वायुदूत भी इसी प्रकार से, जो उनको देखते हैं किस प्रकार से है। ये इनके दोनों के लोगो हैं, वायुदूत के और पवन हंस के। ये पवन हंस जो है एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देता है। अगर आप कभी वैष्णो देवी, अमरनाथ वगैरह घूमने जाएं या केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएं, आपको वहां जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा मुहैया कराई जाती है, वो पवन हंस के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, वायुदूत जो है, वायुदूत भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का एक विमान सेवा कंपनी है जो दूर दराज के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा मुहैया कराती है। ठीक है, पहले वाली हेलीकॉप्टर सुविधा है लेकिन वो केवल पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आपको सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन ये भारत के दूरस्थ क्षेत्र जितने भी हैं, मतलब एक प्रकार से आप ये मानिए चलिए अंतर्राज्यीय सेवाओं के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके बाद है एयर इंडिया के वायु मार्ग। एयर इंडिया के कुछ वायु मार्ग हैं कोलकाता से दिल्ली के लिए, मुंबई, काहिरा, रोम, ओस्लो, जिनेवा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जाते हैं। पूर्व में रंगून, हांगकांग, शंघाई, पीनिंग, सियोन और टोक्यो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, है ना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जो है भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था। ग्रीनफील्ड का मतलब कि जैसे ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहे हैं ना, अभी नए सड़क मार्ग जो बन रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उनको ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। उनके आसपास ठीक से ग्रीनरी की जाएगी ताकि वहाँ जितना होने वाला प्रदूषण है उस प्रदूषण का या वहाँ से निकलने वाली CO2 का जो उसको ग्रहण जो है वहाँ पे लगने वाले पेड़ पौधे ही उसका कर ले। ठीक है, तो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कार्बन जो निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, उसको कम करने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसी के तहत जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। और एशिया का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ था? हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो एशिया का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे का नाम भी ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की गई। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जोधपुर के अंदर, लेकिन उसका संपूर्ण जो मैनेज है वो सब किसके द्वारा किया जाता है? वायु सेना जो है भारत की, उसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य हवाई अड्डों से है जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए उसी प्रकार कार्बन जो उत्सर्जन होता है इसको कम करने संबंधी जितनी भी विधियां हैं उसके तहत इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाया गया। ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का है। आप उसको देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी जो है यहाँ पे हो रखी है। एक चित्र और दिखाते हैं आपको, इस प्रकार से जो है ये हवाई अड्डा बना हुआ है। ठीक है ना, ऊपर से लिया हुआ चित्र है, इसमें ये पूरा ग्रीन या हरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायक है। इसके बाद आते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। हवाई अड्डों का प्रकार है जो पूर्व उत्तर वाले जो क्षेत्र हैं भारत के, पूर्वी उत्तर राज्य हैं, यहाँ पे कौन कौन से बनाए गए उनको हम देखते हैं एक बार। तो ASI ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई निर्माण की योजना अपनाई है। सिक्किम में वेरुयान हवाई अड्डा जो 309.46 करोड़ की लागत से कार्य शुरू हो चुका है। इसका चेतु जो नागालैंड में है, यहाँ पे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण संभावित है। और किस प्रकार के होंगे ये, इनके जो मैप हैं प्रोजेक्ट किस प्रकार के हैं, ये नागालैंड में बनना है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में बनना है और ये सिक्किम के अंदर बनना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय हवाई अड्डों की श्रेणियों में वर्गीकरण। भारत के जो हवाई अड्डे हैं वो विभिन्न श्रेणियों के अंदर हम बांट सकते हैं। यहाँ से उपलब्ध कराई जाने वाली जो सेवाएं हैं, है ना, कितनी कौन से देश में जा रही है, कौन से स्थान में जा रही है, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसमें प्रमुख हैं दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जिसे दमदम के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई का सांताक्रूज जो छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है हवाई अड्डा, चेन्नई का
मीनापकम हवाई अड्डा, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलोर के कुछ हवाई अड्डे जो हैं, इन लगभग 9 हवाई अड्डों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं वो प्रमुख हैं। हमारे राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जोधपुर में है, और कोटा में भी जो है इसका निर्माण जारी है। कोटा में हमारे यहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनना है, ठीक है। जोधपुर में तो बनना ही है, जिसका नियंत्रण और सब कुछ जो है वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कोटा के अंदर जहाँ पहले केवल हवाई पट्टी थी, है ना, आपातकाल के समय किसी परिस्थिति के अंदर जो है वहाँ पे प्लेन को उतारा जा सकता था, लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहाँ पे बन रहा है। बड़े हवाई अड्डे जो हैं कौन कौन से हैं, जहाँ से विदेशों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा यात्री भार रहता है, उसमें जयपुर, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, अगरतला जैसे हवाई अड्डे सम्मिलित हैं। मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे, इसमें इलाहाबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, भुज जो है गुजरात में है, गया, गोरखपुर, इंदौर आदि गया बिहार में है। हवाई अड्डे जो हैं इसमें छोटे हवाई अड्डे, इसमें अकोला, सतना, सोलापुर, जोधपुर, जबलपुर, बिलासपुर, झांसी आदि हवाई अड्डे जो हैं सम्मिलित हैं। ये प्रमुख हवाई अड्डे जो हैं कहाँ पे स्थित है, इनके हवाई अड्डों के नाम किस नाम से जाने जाते हैं। कुछ हवाई अड्डे जो हैं इनके नाम परिवर्तन भी कर दिए दिख रहे हैं, कौन से राज्य में और किस स्थान पर जो है केंद्रित है, इसका चित्र हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी यही दिखाया गया है। आगे चलते हैं हम हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हवाई अड्डों का, जैसे हम उद्योग को पढ़ रहे थे तो उद्योगों के स्थानीकरण के कुछ कार्य थे, उसी प्रकार हवाई अड्डे जो है ये कहाँ पे हो सकते हैं। जिस प्रकार फसलें किसी एक आदर्श परिस्थिति में होती है, उनके लिए निश्चित तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, मिट्टी चाहिए, है ना, श्रमिक वगैरह चाहिए, तकनीक चाहिए, उसी प्रकार से हवाई अड्डों के लिए भी कुछ अनुकूल दशाएं चाहिए। इसमें सबसे पहली अनुकूल दशा है कि भारत एक विशाल आकार है। भारत में इनका स्थानीकरण क्यों हो चुका, तो भारत जो है एक विशाल आकार वाला क्षेत्र है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। लगभग 3000 किलोमीटर, 3200 एक तरफ है और 2900 एक तरफ है, लगभग 3000 तक इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या जो है निवास कर रही है, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर जहाँ एक विशाल आकार है इसका, तो इसको स्थायीकरण के लिए जो है वो प्रेरित करता है, या एक आदर्श परिस्थिति है उसके लिए। भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों में है। अगर हम अभी वायु मार्गों का जो चित्र देखेंगे उसमें पता चलेगा कि भारत जो है एक प्रकार से केंद्रीय स्थिति में है। यहाँ से अगर एशियाई देशों में जाया जाए तो भारत के अंदर रुक के और जाया जा सकता है, यहाँ से सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, या फिर अन्य देशों के अंदर जैसे पश्चिमी जो राष्ट्र हैं वहाँ भी जाया जाए। तो बीच का जो मार्ग है इसको एक प्रकार से हम जो है वाया या स्टॉप बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो है वो बीच के अंदर आने वाला मार्ग है। वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम जो है हमारे यहाँ पे उपलब्ध होता है। एल्यूमिनियम उद्योग में हमने पढ़ाई था यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम जो है, क्योंकि भारत का अधिकांश एल्यूमिनियम कहाँ जाता है भाई, जहाँ पे जलयान या वायुयान बनाया जाता है, ठीक है। घरेलू उपयोग में तो होता ही, जो हमारे नियमित रूप से घरों में बर्तन वगैरह काम आते हैं, उनके उपयोग के बाद जो है बचा हुआ एल्यूमिनियम जो है इसी रूप में काम आता है। तो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है, जिसका कच्चा पदार्थ बॉक्साइड होता है, तो वो अच्छी मात्रा में भारत में उपलब्ध है। वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है अच्छी है हमारे पास। हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल व कठोर भूमि की उपलब्धता होती है। समतल भूमि, हम अगर हमारे प्रायद्वीपीय भाग के जो पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है या पूर्वी तट पे जहाँ पे पर्वतमालाएं हैं उनको छोड़ दें, या उत्तरी पूर्व भारत के अंदर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको छोड़ दें, तो शेष भाग का जो भाग है वो एक प्रकार से समतलीय है ना। मैदानी भाग जितना है वो सब, और पठारी भाग जो है, पठारी थोड़ा सा ऊपर होता है, टेबल नुमा ऊपर उठी हुई आकृति, लेकिन वो समतल है, मेज के नुमा। तो समतल भी है क्योंकि रनवे इसके लिए लंबे बनते हैं। रनवे को बनाने के लिए यहाँ पे भूमि जो है वो अच्छी समतल और कठोर उपलब्ध है। देश की विशाल जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। कई सारे लोग जो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी रेल परिवहन या सड़क परिवहन को यूज में नहीं लेके एयर परिवहन जो है इसको काम में लेते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। देश का आर्थिक विकास जो है वो भी तीव्र गति से, क्योंकि हम स्वतंत्रता से पहले एक अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में थे, लेकिन आज विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी वायु परिवहन का विकास होना आवश्यक है। और देश का विशाल पर्यटन उद्योग, विश्व के अधिकांश पर्यटक जो है भारत में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी आने और जाने के लिए पर्यटन की आवश्यकता होती है। तो उस पर्यटन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन पर्यटनों का विकास करने के लिए, या हमारे जितने भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है इसका विकास करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति बनाई, जिसमें हर नागरिक जो है उस तक वायुयान से पहुँच हो सके, आसानी से इसके अंदर पहुँच सके,
इसके अंदर किलोमीटर तय किए गए हैं। अगर आप 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं या 1200 किलोमीटर के आसपास तक की दूरी तय करते हैं तो इसके लिए 2500 रुपये किराया है ना, इकोनॉमी क्लास के लिए। और अगर आप 600 किलोमीटर तक तय करते हैं तो उसके लिए 1500 या 1200 से कुछ जो है किराया तय किया गया है। तो हर आदमी जो है जैसे आराम से पहुंच सके। 1 घंटे तक का अगर आपके पास सफ़र है, आपको 1 घंटे के अंदर कोई सफ़र पूरा हो जाएगा तो उसके लिए आपको 1200 रुपये लिए। जैसे जयपुर से दिल्ली जाना है 1 घंटे में आसानी से पूरा हो जाता है, 40 मिनट का समय है, तो आपको उसके लिए 1200 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आपको 2500 किलोमीटर तक जाना है जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगना है तो वहाँ पे आप जो है अगर आपको 1200 किलोमीटर तक जाना है जिसमें आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय लगना है तो वहाँ पे आपको जो है 2500 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है, एयर बस के लिए है ना, इकोनॉमी क्लास होती है, वहाँ कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी सेवा का लाभ लेना है तो इसके लिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति बनाई गई 2016 के अंदर, जो घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति है, जो 15 जून 2016 को घोषित की गई। डेट लिख लेना, 15 जून 2016 को घोषित की गई है, पूछी जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए और नागरिकों को जो है इससे जोड़ने के लिए। ठीक है ना भाई। इसके बाद हमारे नेक्स्ट परिवहन का जो माध्यम है उसमें आता है जल परिवहन। है क्या जल परिवहन आपकी बुक में? चलो आगे चलते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता, सबसे सुगम माध्यम जो है वो है जल परिवहन। जल परिवहन के अंदर छोटी बड़ी नावों से लेके बड़े से बड़े जहाज तक, विक्रांत तक के जो जहाज हैं, सैनिक जहाज, वो सब सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। सस्ता क्यों है? क्योंकि इसके लिए न तो परिवहन मार्ग का बनाना आवश्यक है ना, पानी के अंदर आप रोड बनाने से रहे, रोड बना भी लोगे तो उसके ऊपर ये जो है जल परिवहन के माध्यम या साधन जितने भी है वो चल नहीं सकते। अगर आपको वायु परिवहन का विकास करना है तो महंगे से महंगे आपको वायुयान खरीदने पड़ेंगे, एयरपोर्ट रखने पड़ेंगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जो है आपको अच्छी सैनिक सुविधा चाहिए। ठीक है, और सड़क परिवहन के लिए आपको जो है सड़कों का निर्माण करना आवश्यक होता है। रेल परिवहन के लिए भी रेल की पटरियों का, रेलवे स्टेशनों का या जो जंक्शन वगैरह हैं उनका, रेल में कार्य करने वाले कार्मिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन सड़क जल परिवहन जो है इसमें ऐसा नहीं है। ना तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार के मार्ग को बिछाने की आवश्यकता है, ना उसका कोई आपको रखरखाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक हो गया तो वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होता, पानी में गड़ा घुमा के ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, है ना। उसी प्रकार और कितना भी भारी भरकम सामान हो उसको सुरक्षित परिवहन होता है। इसे हम देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा जहाज है, इसमें कितना माल जो है लाद के ले जाया जा रहा है। तो अधिक अगर भार वाला भी हो तो इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, सुरक्षित जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। अब भारत के अंदर जल परिवहन का क्या विकास है, कहाँ इसको देखने को मिल रहा है? तो मेगास्थनीज और एरियन के लेखों ने भारतीय जल परिवहन का जो है इतिहास मिलता है। दो जो व्यक्ति हैं, मेगास्थनीज और एरियन, इन दोनों के जो साहित्य हैं उनको अगर हम देखें, इनके जो लेख हैं अगर इनको देखते हैं तो इसके अंदर भारत में जल परिवहन के इतिहास को देखने को मिलता है। और इनके इतिहास में इन्होंने लिखा हुआ है कि गंगा और उसकी 17 सहायक नदियों में, सिंधु और उसकी 13 सहायक नदियों में नौकाओं का द्वारा परिवहन होता था, नावों के द्वारा। आज भी अगर हम जम्मू कश्मीर की डल झील की बात करते हैं तो वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है नौकाएं। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय समुद्रिक मार्ग पर चोल राजा, जो चोल वंश के राजा थे, उनका एकाधिकार था, एक प्रकार से उनका नियंत्रण था। उनके पास इतना बड़ा जहाजी बेड़ा था कि वो एक तो सस्ता था और बड़ा था। इसके कारण समुद्री मार्ग से विदेशी लोग जो है हमला करने से भी डरते थे, है ना, हमला करने की हिम्मत ही नहीं करते थे। जो भाई साहब उनके पास इतना बड़ा जहाजी बेड़ा है, हम बीच में जाएंगे तो सागर में जो है हमें उड़ा देंगे, इस चक्कर में यहाँ पे हमला ही नहीं होता था। चोल राजाओं का जब शासन था उस समय ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़ तक, डिब्रूगढ़ कल भी हमने देखा था कहाँ है, असम में है। गंगा में पटना से आगे तक, यमुना में आगरा तक स्टीमर, स्टीमर होते हैं छोटे जहाज होते हैं। ठीक है, जो यात्री या माल वाहन के लिए काम में लिए जाते हैं तो वो चला करते थे। रेल मार्गों के विकास के कारण आंतरिक जल परिवहन कम होने लगा, किंतु इसके विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। रेल मार्ग जो बड़ा, भारत के अंदर एक विशाल जाल हो गया है, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व की दूसरा
जो है हमारे पास रेल मार्ग या रेल परिवहन जो है उसका विकास हो चुका है। इसलिए इस परिवहन की जो है आप जो इसकी ओर थोड़ा ध्यान लोगों का कम जाने लगा, लेकिन इसकी पर्याप्त जो है संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारी नदियाँ या नहरें जो है वो निर्मित है जिसमें परिवहन आसानी से किया जा सकता है और परिवहन लागत को कम और समय को भी जो है कम किया जा सकता है। भारत की जो व्यापारिक दृष्टि से जो वायु या जल सेवा जो है उसे जहाज रानी के नाम से जाना जाता है, जो बेड़े की दृष्टि से विश्व के 16वें स्थान पर है। मतलब इसमें जितने साधन हैं उनके आधार पर विश्व में 16वें स्थान पर जो है हमारा स्थान है जल परिवहन। जल परिवहन जो है इसको दो भागों के अंदर हम विभाजित कर सकते हैं। कौन से दो भाग हैं? एक तो हमारे है आंतरिक जल परिवहन और एक जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय या महासागरीय जल परिवहन के नाम से हम जानते हैं। हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही नदियों, नहरों, झीलों आदि के द्वारा जो परिवहन किया जाता है उसे तो हम आंतरिक परिवहन का, और दूसरे देशों के साथ या विश्व के अन्य देशों के साथ अगर हम किसी प्रकार का परिवहन कर रहे हैं या महासागरों की उसमें मदद ले रहे हैं देश की सीमाओं से बाहर की ओर, तो उसे जो है सागरीय जल परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं आंतरिक जल परिवहन की। आंतरिक जल परिवहन जो है भारत के पास अंतर्देशीय आंतरिक जल परिवहन के लिए जहाज रानी, जिसे आंतरिक जल परिवहन कहते हैं या उसी का दूसरे नाम से जानते हैं, तो जहाज रानी के लिए 14,500 किलोमीटर का जल मार्ग है। अगर हमारे यहाँ पे हम जल परिवहन को काम में लेते हैं तो आज की तारीख में वर्तमान समय के अंदर हमारे पास 14,500 किलोमीटर लंबा जो है जल मार्ग बने हुए हैं नहरों के या नदियों के द्वारा। ठीक है, ये जो एक हम ये बात कर लें कि जल परिवहन जो है वो भारत के केवल उत्तरी भारत के अंदर ही ज्यादा सफल है ना, क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो जलप्रपात कम बनाती है। ठीक है, जलप्रपात का मतलब झरना जो है वो कम बनाती है, लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो जलप्रपात ज्यादा बनाती है, इसलिए वहां पे इसका विकास जो है अधिक लंबी दूरी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर सामान्य रूप से समतल रूप में बहती है। ठीक है, क्योंकि मैदानी भाग में प्रभावित होती है। यहाँ की नदियां जो है अगर आप देखेंगे कि सही भारत की नदी झील वगैरह के अंदर तो जलप्रपात कब बनाती है, लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं थोड़े समय के लिए पठारी भाग में बहेगी। ठीक है, फिर किसी प्रकार की दरार वगैरह आ गई या भ्रंश गांठें आ गई तो वो नीचे की ओर घुस जाती है। ठीक है, तो यहाँ से चलता जहाज ऐसे तो ही नहीं, यहाँ से उसके पंख लग जाएंगे और नीचे लैंड हो जाएगा, है ना, तो इससे वो केवल यहीं तक सीमित होगा। या फिर यहाँ पे लिफ्ट बनानी पड़ेगी, है ना, लिफ्ट बना के क्या करेंगे, जैसे ये क्षेत्र है ना, यहाँ जल इधर प्रभावित हो रहा है और यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो इस जल को जो है यहाँ तक भरेंगे बांध की या किसी दीवार के माध्यम से इसको रोक के। जब जल इसके बराबर का लेवल का आ जाएगा तो ये जहाज जो है यहाँ पे रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे इसके जल जो है इसको निकाला जाएगा और ये जहाज यहाँ पे था वो पानी के साथ होकर नीचे आ जाएगा और फिर आगे गति करेगा। तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा आता है। ठीक है, इसलिए उत्तर भारत के अंदर इनका विकास ज़्यादा हो सकता है। आगे देखते हैं, जिसमें नदियों एवं नहरों का योगदान है। ठीक है, जो हमारे पास जल मार्ग है जहाज रानी के लिए 14,500 किलोमीटर का, इसके अंदर दो चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो किसका है, नदियों का और नहरों का। इनमें से बड़ी जो नदियां हैं ये 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग जो है यंत्रीकृत नाव द्वारा नौगम्य है। यंत्रीकृत जो चक्कों के द्वारा नहीं चलती, मशीनों के द्वारा, इंजन के द्वारा चलाई जाए, उनके द्वारा चलाई जा सकती है। नौगम्य मतलब नाव का संचालन किया जा सकता है। इसमें से 2000 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का ही प्रयोग किया जा रहा है। जो 3700 किलोमीटर का है हमारे पास मशीनों के द्वारा चलाए जाने वाला, इस 3700 में से भी हम केवल कितने का प्रयोग कर रहे हैं, 2000 किलोमीटर का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश में 4300 किलोमीटर नौगम्य नहरें हैं। 4300 किलोमीटर की हमारे पास नहरें हैं जहाँ पे हम नौकायन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी केवल 900 किलोमीटर का उपयोग हम कर रहे हैं। देश में सर्वाधिक आंतरिक जल मार्ग जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत ज्यादा नदियां हैं यहाँ पे। गंगा और उसकी सहायक नदियां उत्तर प्रदेश से ही प्रभावित होती है। पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, असम, केरल, बिहार और उड़ीसा, ये क्रम लिखा हुआ है इनका। अभी कई बार क्रम पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कहाँ होती है, तो क्रम से लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार और उड़ीसा। इसके बाद जल मार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा आंतरिक परिवहन की जो सुविधा है वो कहाँ है, यूपी में है, इसलिए इसका मुख्यालय भी यूपी में नोएडा में स्थापित है। नदियों में स्थायी जल मार्ग विकसित करने के लिए इसके अलावा 3 और इससे संबंधित जो है
प्राधिकरण या संस्थान बने हुए हैं। इसमें एक है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो बिहार पटना में स्थित है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जल क्रीड़ा के लिए या जो खेल वगैरह होते हैं उसके लिए गोवा के अंदर इसका निर्माण किया गया है, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है वो चेन्नई में। सरकार ने 6 महत्वपूर्ण जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। जो नदियों और नहरों के अंदर जो जलमार्ग बने हुए हैं इसमें से 6 मार्ग ऐसे हैं जिनको सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा ब्रह्मपुत्र में धुबरी से सादिया तक 991 किलोमीटर लंबा है। केरल में चंपाकार नहर जो है वो 14 किलोमीटर है। एनसीईआरटी ने इसकी लंबाई 15 किलोमीटर दे रखी है, आपकी बुक में 14 किलोमीटर है। पश्चिमी तट नहर कोलम और कोटापुरम खंड के बीच में स्थित है, ये 168 किलोमीटर लंबी है। केरल में उद्योग मंडल जो है ये 22 किलोमीटर आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी की बुक में 23 किलोमीटर के रूप में इसको दिखा रखा है। और असम में भागा से लखीमपुर तक जो है इसका विस्तार है। हम इसको थोड़ा सा और तरीके से देख लेते हैं। हमारे जो जलमार्ग है वो किस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है इसकी स्थापना 1986 में इसको घोषित किया गया। इसको बनाने के लिए गंगा जो है नदी, इसमें हुगली नदी का प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया है। और ये हल्दिया तक जाता है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 इसकी जो है से 1988 में घोषित किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है 993 किलोमीटर है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, यहाँ जो 3 दे रखा है इसकी लंबाई ज़्यादा दे रखी है। 4 और 5 जो हैं वो भी इसी के अंदर सम्मिलित हैं, क्योंकि असम से ही शुरू होते हैं आपकी बुक में। उसे 3 भागों के अंदर बांट के दिखाया गया, जबकि एनसीईआरटी जो है इसको एक भाग के रूप में ही स्वीकार करती है। केरल में उद्योग मंडल नहर से कोलम से कोटापुरम तक जो है ये जाती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, है ना, पूछा भी जा सकता है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, लंबाई पूछ ली जाती है, कब घोषित किया गया। कब घोषित किया गया आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है और उनकी लंबाई जो है पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के निकट बनी काकीनाडा पुडुचेरी शहर जो बंगिंघम नहर है, यहाँ से काकीनाडा से मरक्काम तक फैली हुई है। 2017 में प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, तो आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये भारत के प्रमुख जल परिवहन जो है ये मार्ग दिखाए गए हैं इसमें। आप वीडियो को रोक के जब भी आप घर देखें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शायद आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है कौन से स्थान पर है। आप प्रश्न को सोल्व करें तो उसमें लिखने में इसमें सहायता होगी, ठीक है। केंद्र सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जल मार्ग विधेयक 2015 जो है वो पारित किया। और इसके तहत क्या करना है, जल मार्ग प्राधिकरण वित्तीय संसाधनों को एकत्र कर राष्ट्रीय जल मार्गों के विभिन्न खंडों को शिपिंग और नौवहन के लिए विकसित करेगा, जहाज चलाने के लिए और नाव चलाने के लिए, ठीक है। अनुमानित व्यय जो है इसमें 3500 करोड़ रुपए होंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम जो 2015 में लागू हुआ, इसके होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की जो कुल संख्या है वो 111 हो गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि कितनी संख्या हो गई है, तो 111 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग हैं अभी भारत में। आंतरिक जल परिवहन की बाधाएं जो हैं वो, इसकी विशेषताएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक परिवहन और बचेगा, पाइपलाइन परिवहन, उसको भी हम जो है नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी उसमें देखेंगे। धन्यवाद।